नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राधेश्याम एमबीबीएस एमडी फ्रॉम सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज इन स्किन एंड मिनरल डिजीज। हम पढ़ रहे हैं डर्मेटोलॉजी के अंदर काम में आने वाली इंपॉर्टेंट ड्रग्स के रूप में। हमने बहुत सारी रिफाम्पिसिन, डेप्सोन, ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हमने एक सीरीज चला रखी है। आज इस सीरीज के कंटिन्यूएशन में वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग एजाथायोप्रिन के बारे में डिस्कस करेंगे। एजाथायोप्रिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग जिसके ट्रेड नेम इम्यूरान या एजासन नाम से 1959 के अंदर इसको सबसे पहले ये मार्केट में आई थी। इसको 6 मर्केप्टोप्यूरिन से इसको बनाया गया था और इसको मेनली यूज किया गया था ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो रिजेक्शन होता है उसके अंदर इसको यूज करते थे। रिजेक्शन नहीं हो ऑर्गन का उसके अंदर यूज करते थे। 1960 और से 70 के बीच में ये इंपॉर्टेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के रूप में यूज होती थी। इसकी जो इंपेरिकल डोज होती है 2 to 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। लगभग ये हम 50 मिलीग्राम टीडीएस इसकी एडल्ट डोज देते हैं। ये स्लो रेस्पॉन्ड करती है, जैसे साइक्लोस्पोरिन बहुत रैपिड रेस्पॉन्स करती है लेकिन ये स्लो रेस्पॉन्ड करती है। इसके रिजल्ट आने में लगभग 8 to 12 वीक लग जाते हैं। तो हमें ये चीज एजाथायोप्रिन दे रहे हैं तो हमें ये पेशेंस के साथ ध्यान रखना चाहिए कि इसके रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में जनरल अगर थोड़ा सा बात करें तो पीक लेवल 1.2 ओवर के अंदर आ जाता है। बायोअवेलेबिलिटी लगभग 88%, प्रोटीन बाइंडिंग लगभग 30% और हाफ लाइफ 5 ओवर। ये एक जनरल बात है, हर ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एजाथायोप्रिन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। एजाथायोप्रिन क्या होती है, मेटाबोलाइज होकर सबसे पहले बनाती है 6 मर्केप्टोप्यूरिन 6MP। अब ये 6MP है, ये 3 टाइप के एंजाइम के साथ में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। 3 एंजाइम कौन से? फर्स्ट एंजाइम HGPRT, क्या होता है फुल फॉर्म? हाइपोजेंथिन ग्वेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ये इस एंजाइम की सहायता से 6 मर्केप्टोप्यूरिन 6 मर्केप्टोग्वेनिन में चेंज होता है और ये क्या है कि एक्टिव फॉर्म होता है। ये क्या होता है? एक्टिव फॉर्म होता है। इसके साइड इफेक्ट भी इसी से आएंगे और इसके थेरेप्टिक इफेक्ट भी इसी वजह से आएंगे। दूसरा एंजाइम होता है इसका मेटाबॉलिज्म के अंदर जेंथिन ऑक्सीडेज। जेंथिन ऑक्सीडेज इसको इनएक्टिव कर देता है। इसकी तरह से ये टीपीएमटी एंजाइम आता है। टीपीएमटी थायोप्यूरिन मिथाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम भी इसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर चेंज कर देता है। तो ये एक जनरल बात है, ये 3 एंजाइम इसका मेटाबोलाइज करता है। अब क्या होता है, कभी कभी अगर हमारे अंदर जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ इस टीपीएमटी एंजाइम का डेफिशिएंसी हो गई तो ये शिफ्ट किसकी तरफ हो जाएगा? इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। HGPRT ज्यादा बनेगा, HGPRT ज्यादा एक्शन करेगा। ये 6 मर्केप्टोप्यूरिन ग्वेनिन ज्यादा बनेगा एक्टिव फॉर्म और जिसकी वजह से इसकी जो साइड इफेक्ट है MG ज्यादा बनेगा जिसकी वजह से इसके साइड इफेक्ट माइलो सप्रेशन वगैरह ज्यादा आएंगे। दूसरा, अगर हम जानते हैं एलोप्यूरिनोल और फेब्युक्सिटेट जो गाउट्स के अंदर यूज करते हैं, ये जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। अगर इसने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो जो इसका इनएक्टिव करता है ये एंजाइम वो इनएक्टिव नहीं होएगा और ये HGPRT ज्यादा एक्ट करेगा और मिथाइल ग्वेनिन उसी की तरह ज्यादा बनेगा तो टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी। अगर इस एंजाइम की जेनेटिक डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिजीज होती है लेस निहान सिंड्रोम। तो क्वेश्चन आता है लेस निहान सिंड्रोम किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है? HGPRT एंजाइम। तो ये एक जनरल बात है कि टीपीएमटी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीपीएमटी लेवल एजाथायोप्रिन देने से पहले हमें टीपीएमटी का लेवल कराना चाहिए। अगर टीपीएमटी का लेवल ज्यादा है, 15.1 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज्यादा है तो हम इसकी जो डोज है इंपेरिकल 2 to 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे देंगे। अगर इसकी टीपीएमटी लेवल थोड़ा कम है, कितना कम है? मीडियम 6.3 से 15.1, तो इसकी डोज को हम कम करेंगे। कितना करेंगे? 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। थर्ड नंबर आता है वेरी लो टीपीएमटी लेस देन 6.3 यूनिट पर ml, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर एजाथायोप्रिन होती है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, टीपीएमटी लेवल किस लेवल पे देना चाहिए, किस लेवल पे कम डोज में देना चाहिए और किस लेवल पे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो टीपीएमटी लेवल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एजाथायोप्रिन। अब अगर इंडिकेशन से पहले अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हर ड्रग की तरह अगर इस ड्रग के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इट इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अभी हमने पढ़ा लो टीपीएमटी लेवल 6.3 से कम है तो इसको नहीं देनी चाहिए। और प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिक वुमेन में भी इसको हो सके तो अवॉइड करना चाहिए।
प्रेग्नेंट वुमेन में कैटेगरी सी ड्रग होती है। तो ये एक जनरल बात है कि एजाथायोप्रिन कहाँ कहाँ नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं इंडिकेशन। हम इसके एफडीए इंडिकेशन, दो इंडिकेशन है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रिजेक्शन से रोकने के लिए इसको यूज करते थे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर, और सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर एफडीए अप्रूव्ड इंडिकेशन है। कोई भी डर्मेटोलॉजिकल इंडिकेशन एफडीए अप्रूव्ड नहीं है। ऑफ लेबली डर्मेटोलॉजिकल इंडिकेशन के अंदर हम यूज करते हैं एक इम्यूनोबुलस डिसऑर्डर। इम्यूनोबुलस डिसऑर्डर के अंदर एजाथायोप्रिन काफी सेफ ड्रग है। इसके अलावा फीमेल जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर दे सकते हैं, यंग एज ग्रुप के अंदर जिसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड नहीं दे सकते, सेफ ड्रग होती है। इम्यूनोबुलस डिजीज जैसे पेम्पिगस वल्गैरिस, फोलियसिस ये दे सकते हैं स्टेरॉइड के साथ में एज ए स्टेरॉइड स्पेरिंग एजेंट के रूप में। वेस्कुलाइटिस के अंदर स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, ल्यूकोसाइटोप्लास्टिक वेस्कुलाइटिस, न्यूट्रोफिलिक डर्मेटोसिस दैट इज द बेसेट डिजीज। इसके अलावा ऑटोइम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिजीज जिसमें लूपस नेफ्राइटिस, डीएलई जिसमें अंदर पामोप्लांटर इन्वॉल्वमेंट हो। इसके अलावा डर्मेटोमायोसाइटिस, पोलीमायोसाइटिस इसके अंदर एजाथायोप्रिन दे सकते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट एटोपिक डर्मेटाइटिस। इसके अलावा सोरियासिस के अंदर जब इनफ्लेक्सिमेब थेरेपी देते हैं जो बायोलॉजिकल से टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर, उसके अंदर मेंटेनेंस थेरेपी के रूप में भी एजाथायोप्रिन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बात हुई फार्माकोकाइनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा इसकी टीपीएमटी का डोज, इसके अलावा इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब हम पढ़ेंगे इसके इंट्रैक्शन, इसके एडवर्स रिएक्शंस और इसकी मॉनिटरिंग गाइडलाइन। वो क्या है आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं एडवर्स रिएक्शन। एजाथायोप्रिन वैसे तो ये सेफ ड्रग होती है लेकिन फिर भी कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं। सेफ इन इम्यूनोसप्रेसिव या स्टेरॉइड स्पेरिंग एजेंट्स होते हैं, उनमें ये सेफेस्ट ड्रग मानी जाती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बात करें तो ये सबसे नीचे मैंने लिखा है जीआईटी से जो रिलेटेड साइड इफेक्ट होता है, ये क्या होता है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। और ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है जीआईटी से रिलेटेड? नोजिया, वोमिटिंग। नोजिया, वोमिटिंग क्या और डायरिया। और ये थेरेपी स्टार्ट करने के 1 to 10 डे के बाद अंदर ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर इसको एजाथायोप्रिन को फूड के साथ में लेते हैं तो सिम्टम एग्रीवेट होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखें, फूड के साथ में नहीं लेनी है। और जीआईटी का साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन होता है और 1 to 10 डेज के बीच में ये होता है। तो अपन इसको एंटी इमेटिक या नोजिया वोमिटिंग के हिसाब से दूसरी टैबलेट्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा पैनक्रिएटाइटिस। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद जीआईटी। नेक्स्ट क्या होता है लॉन्ग टर्म थेरेपी के साथ में एजाथायोप्रिन के साथ में एक मेलिग्नेंसी, नॉन होजकिन लिम्फोमा और एससीसी की भी रिस्क रिपोर्टेड है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, नॉन होजकिन लिम्फोमा और एससीसी। इसके अलावा हमने कहा था कि एजाथायोप्रिन के अंदर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो तो जीआईटी हो। इसके अलावा ये माइलो सप्रेशन भी कराता है। माइलो सप्रेशन किन में कराता है? जिन पेशेंट्स के अंदर टीपीएमटी का लेवल क्या होता है? कम होता है। टीपीएमटी का लेवल कम होता है उनमें माइलो सप्रेशन कराता है। और क्या करता है? न्यूट्रोपीनिया और एग्रेनुलोसाइटोसिस। इसके अलावा हमने ये कहा था कि ये क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, इम्यूनिटी कमजोर करता है। तो इम्यूनिटी कमजोर करता है तो ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, कुछ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एचएसवी, एचपीवी जैसे इन्फेक्शन भी रिस्क बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के अंदर ये क्या होती है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को तो क्रॉस नहीं कर पाती है लेकिन प्लेसेंटा को बहुत रैपिडली क्रॉस करती है, इसलिए ये प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इट इज ए कैटेगरी डी ड्रग। मैंने पहले सी बोला था, सॉरी उसके लिए। ये कैटेगरी डी ड्रग होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेगनेंसी के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड। लैक्टेशन के अंदर भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, लैक्टेशन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसके अलावा ये क्या करता है? फर्टिलिटी इससे डिक्रीज होती है ये, लेकिन फिर भी ये देते हैं। नेक्स्ट अगर आता है हिपेटिक एंजाइम को ये बढ़ाता है। हिपेटिक एंजाइम को ये बढ़ाता है। ये वैसे आइडियली ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर ये सेफ ड्रग मानी जाती है। तो ये इसके एडवर्स इवेंट है। इसके अलावा ये ड्रग रिएक्शन करा सकती है, ड्रग रिएक्शन करा सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये इसके एडवर्स इवेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जीआईटी, माइलोसप्रेशन, मैलिग्नेंसी की रिस्क है, ऑपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन, कैटेगरी डी ड्रग है प्रेगनेंसी के अंदर। अब बात करें ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन के अंदर हमने कहा था कि ये 3 एंजाइम के साथ में मेटाबोलाइज होता है। 3 एंजाइम एचजीपीआरटी, जेंथिन ऑक्सीडेज और टीपीएमटी। सबसे पहले हमने कहा था एलोप्यूरिनोल और फेबुक्सिटेट क्या करते हैं? जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। एसी इनहिबिटर होता है, ये ल्यूकोपीनिया को इंक्रीज कराता है। वारफेरिन इसके साथ में देने पे, वारफेरिन और एजाथायोप्रिन साथ देने से वारफेरिन का जो एक्शन होता है एंटीकोगुलेंट इफेक्ट, ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
इसके अलावा सल्फासेलाजीन होता है, ये टीपीएमटी लेवल को कम करता है। टीपीएमटी लेवल को कम करने से क्या होता है, एचजीपीआरटी का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी आती है सल्फासेलाजीन। इसके अलावा पेनक्यूरेनियम, पेनक्यूरेनियम क्या होता है, मसल रिलैक्सेंट होता है, ये भी एजाथियोप्रिन के एक्शन को कम करता है। इसके अलावा अगर इसको साथ में दूसरी माइलोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे तो और ज्यादा माइलोसप्रेशन होगा, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसके साथ में अदर ड्रग्स जो माइलोसप्रेशन कराती है वो नहीं देनी चाहिए, जैसे कोट्रिमोक्साजोल या पेनिसिलामिन। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये ड्रग इंटरेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट एलोप्यूरिनोल वगैरह का। अब बात आती है इसकी मॉनिटरिंग गाइडलाइन। मॉनिटरिंग गाइडलाइन के बाद में बेस लाइन के अंदर एजाथियोप्रिन शुरू करने से पहले पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट को प्रेगनेंसी के बारे में बताना, प्रेगनेंसी टेस्ट और उसको थेरेपी के दौरान एब्स्टिनेंस के बारे में बता देना है। इसके अलावा इसकी हाइपरसेंसिटिविटी और इसके साइड इफेक्ट के बारे में पेशेंट्स को सारा उसका क्लिनिकल हिस्ट्री और क्लिनिकल इवोल्यूशन। इसके अलावा पेशेंट ये भी देखना है कि एलोप्यूरिनोल या फेल्बुक्सिटेट ये ड्रग्स भी तो नहीं ले रहे, तो कंप्लीट हिस्ट्री और क्लिनिकल इवोल्यूशन देखना होता है। इसके अलावा इसके लैब टेस्ट, हमने कहा था ये प्रेगनेंसी कैटेगरी डी ड्रग है, इसके लिए यूपीटी करानी है, सीबीसी टेस्ट कराना जरूरी है क्योंकि माइलोसप्रेसिव ड्रग है, ये ऑपरेशनिस्टिक इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाती है, टीबी, तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट और यूरिन का टेस्ट भी कराना है। टीपीएमटी का लेवल मैंने बताया था, टीपीएमटी के लेवल के हिसाब से एजाथियोप्रिन देनी है या नहीं देनी है या कितनी डोज में देनी है, तो उस हिसाब से टीपीएमटी लेवल भी बेस लाइन में कराना होता है। उसके बाद में फॉलोअप के अंदर हमें ये देखना होता है कि इसके अंदर एससीसी या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा मैंने कहा था जो रिस्क फैक्टर होते हैं उसके बारे में देखना होता है। इसके अलावा इसके लैब टेस्ट के अंदर क्या होता है, फर्स्ट 2 मंथ के अंदर बाई वीकली ये सारे लैब टेस्ट कराने होते हैं और उसके बाद में एवरी 2 to 3 मंथ में कराने होते हैं। टीपीएमटी का लेवल एक बार करा लिया बेसलाइन में, बाद में इसकी जरूरत नहीं होती है। एक ये चीज आती है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर 10 ml पर मिनट कम है तो एजाथियोप्रिन की डोज को 50% से कम कर दो। अगर इसकी 10 to 50 ml पर मिनट है तो एजाथियोप्रिन की डोज को 25% से कम कर दो। एजाथियोप्रिन की नॉर्मल डोज होती है 2 to 2.5 बॉडी वेट ये होती है। तो ये सारी बातें थी एजाथियोप्रिन के बारे में। टीपीएमटी लेवल इसके देने से पहले कराना होता है, नोजिया, वोमिटिंग, माइलोसप्रेशन और एससीसी और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की रिस्क होती है, एलोप्यूरिनोल वगैरह इसके साथ में इंटरेक्शन करते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये प्रेगनेंसी कैटेगरी डी ड्रग होती है और देने से पहले यूपीटी टेस्ट वगैरह करना बहुत जरूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में बात हो गई। थैंक यू वेरी मच।